हाँ जी, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं ही बहुत अच्छा हूँ। तो लास्ट क्लास तक आप लोगों के लिए जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस और जो भी अकाउंटिंग गैप के थे, ये सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपने कवर किए थे, जिसमें हमको कम से कम मोटा मोटा 11 से 12 क्लास लग चुकी थी। ठीक है, अब हम लोग कुछ आगे चलेंगे, और कुछ आगे चलेंगे मतलब सर क्या कुछ नया पढ़ेंगे? तो आंसर इज नो। अभी हम फिर से अपना वहीं पे चलेंगे जो आप पढ़ के आ रखे थे। ठीक है, 11th क्लास एक टॉपिक था आपका कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन का। 11th क्लास का चैप्टर आपका कैपिटल रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का, जिसके ऊपर आईसीएआई हमेशा हमेशा 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस चैप्टर से आपको एग्जाम के अंदर 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को पक्का पक्का मिलेगा, हर अटेम्प्ट में मिलता है, और आईसीएआई का ही फेवरेट टॉपिक होते हुए चलता है। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है? आपको रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम पढ़ने हैं, और रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम के अंदर आप अगर मेरी बात समझोगे तो आप क्या क्या देखोगे। यहाँ पे देखो जरा, रेवेन्यू एंड कैपिटल जो कि आपने 11th क्लास में छोड़ा था, ये बोल के आपको छुड़वाया गया था, बेटा ये तो थ्योरी का चैप्टर, छोड़ो, किसी काम का नहीं है। बोलो हाँ, ऐसे ही पढ़ा था आपने? यस सर, यही किया था हम लोगों ने। तो कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स या कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। ठीक, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। आपने क्या किया था, आपको पता होगा, इसमें दो बच्चे हैं, एक तो रेवेन्यू और एक कैपिटल। रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? वो सारे आइटम जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैदा होती हैं, जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आती हैं, जाती हैं। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से ये ट्रांजैक्शन आती हैं, ये जाती हैं, इनको बोलते हैं रेवेन्यू। और जो रेवेन्यू के अलावा होता है, अदर देन रेवेन्यू, जो मेरे धंधे का नहीं है, उसको बोलते हैं कैपिटल। पहले तो ये बेसिक मतलब समझिए, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? वो सारे आइटम, वो सारे ट्रांजैक्शन जो मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, मेरे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आ रहे, मतलब मैं धंधा करता हूं इसलिए ये ट्रांजैक्शन करता हूं, इट इज रेवेन्यू। मेरे बिजनेस की वजह से ये आइटम पैदा हो रही है, मेरे बिजनेस की वजह से ट्रांजैक्शन पैदा हो रहा है, द आंसर इज यस, तो ये रेवेन्यू है। और जो कि याद रखिएगा, जो कि आती कब है? नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आती है, जाती है। नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आती है, जाती है, तो समझ लेना ये आइटम कौन सी है? ये रेवेन्यू है बेटा। आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आती है, जाती है, तो समझ लेना बेटा ये आइटम रेवेन्यू का आइटम है। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। अगर ये इसके अलावा है, इसके अलावा का मतलब दो बातें, या तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, अगर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है तो फिर ये कैपिटल में चलाएगा, या ये ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आता तो है बट रुक जाता है, जाता नहीं है, मतलब उसी साल खत्म होकर उसी साल राइट ऑफ नहीं होता, उसी साल हमको इसके बेनिफिट नहीं मिलते, इसके बेनिफिट हमको भविष्य में और मिलेंगे, उसी साल ये खत्म नहीं होगा, इसका भी टेन्योर बचा, इसकी लाइफ भी बची है। ये जो भी आइटम है, लोन हो, डेटर हो, क्रेडिटर हो, कैश हो, जो भी हो, अगर इस आइटम का लाइफ अगर बचा है नॉर्मली और नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के ऊपर अगर जा रहा है, तो फिर बेटा ये रेवेन्यू का आइटम नहीं, फिर कैपिटल की आइटम बन जाएगी। और इन दैट केस फिर से ये क्या बन जाएगा? फिर से ये कैपिटल बन जाएगा। अगर ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आता तो है, या जाता नहीं है, या आता भी नहीं है, जाता भी नहीं, या उससे ऊपर बियॉन्ड इसकी लाइफ होती है, फिर ये आपका रेवेन्यू का आइटम नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो दो मूल मंत्र हैं आपके रेवेन्यू आइटम को समझने के लिए, याद रखिएगा, पहला और दूसरा। दो मूल मंत्र हैं आपके रेवेन्यू, कोई भी आइटम रेवेन्यू है कि कोई भी आइटम कैपिटल है, ये समझने का दो बेसिक मंत्र है आपका। पहली बात, अगर वो आइटम आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से पैदा होती है, प्लस अगर वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आते हैं, नॉर्मल साइकिल पीरियड में जाते हैं, तो फिर वो रेवेन्यू का आइटम है बेटा, फिर वो रेवेन्यू का आइटम है। इनके अलावा जो बचा वो सारा का सारा क्या बन जाएगा? वो सारा का सारा कैपिटल आइटम बन जाएगी। प्रेम से बोलो राधे राधे। यस सर। दूसरी बात, ये जो रेवेन्यू की आइटम होती है, इनका जो रूट होता है बेटा, रूट, इनका जो घर होता है, इनका घर होता है बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इनका घर होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या इनका घर होता है इनकम या एक्सपेंडिचर।
इनका घर होता है प्रॉफिट एंड लॉस है। इन केस ऑफ एनजीओ या सोसाइटी इनका घर होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन जो रेवेन्यू के आइटम होती है, सॉरी जो कैपिटल के आइटम होती है, इनका जो रूट होता है, जो इनका घर होता है, इनका घर होता है बेटा बैलेंस शीट। इनका घर होता है बेटा बैलेंस शीट। ओ, ये बैलेंस शीट को शोभा बढ़ाती हैं। ये बेसिक अंतर है आपका रेवेन्यू और कैपिटल को समझने का। ये बेसिक अंतर है आपका रेवेन्यू और कैपिटल को समझने का। इस बात को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहां तक नोट करिए जरा, फिर आगे चलाएं। डन। अब देखना इसके साथ साथ, अब सर हमें क्या पढ़ना है, ध्यान से मेरी बात समझो। हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? हमसे वो कहेगा कि पहली बात आपके साथ, आपके सामने अगर रेवेन्यू का आइटम है तो रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, कैपिटल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं। फिर आपसे पूछेगा रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं, कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं। फिर आपसे बोलेगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, ठीक है। फिर बोलेगा रेवेन्यू प्रॉफिट किसे कहते हैं और कैपिटल प्रॉफिट किसे कहते हैं। ये सारी चर्चाएं यहां पर होंगी, ठीक है। ये सारी चर्चाएं बेटा यहां पर होंगी, बस यही आपको पढ़ना है। और इसके बाद एक बेसिक टॉपिक आएगा आपका डेफर्ड रेवेन्यू का। डेफर्ड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, एक वो टॉपिक आएगा। और एक उसका झगड़ा आएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के पैरा नंबर 56 के साथ में, कि ये कुछ अलग बोलेगा, ये कुछ अलग बोलेगा। और इसी के साथ आपका ये टॉपिक डन डनाडन डन यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तो एक बेसिक थ्योरेटिकल चैप्टर है, बट थ्योरेटिकल चैप्टर की जगह मैं बोलूंगा रादर इट इज अ प्रैक्टिकल चैप्टर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जब भी आप बैलेंस शीट में या कोई भी ट्रांजेक्शन या कहीं जर्नल एंट्री डाल रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू का आइटम है, कैपिटल का आइटम है। क्योंकि अगर यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो गलत हो जाएगी, वो गलत हो जाएगी तो आपका डिस्क्लोजर गलत हो जाएगा। इसलिए ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट बनते हुए चलता है। वो बात अलग है कि बेसिक 11th क्लास में आपने इसको छोड़ा रखा था, आपके द्वारा आपको छोड़ रखा था कि थ्योरेटिकल चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर, बट अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, ठीक है। चलिए मेरे साथ साथ, तो नोट्स आपके पास में अवेलेबल होंगे, ठीक है। चलिए हमने क्या पढ़ना है, हमने कहा द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू are fundamental importance to the correct determination of accounting profit for a period and recognition of business asset at the end of the accounting period। मतलब कि किसी अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आपको प्रॉफिट निकालना है, बैलेंस शीट में एसेट लायबिलिटीज को दिखाना है, तो तभी आप सही दिखा पाओगे जब आपने कैपिटल आइटम को कैपिटल की जगह पे, रेवेन्यू आइटम को रेवेन्यू की जगह पे शो कर रखा होगा। आपने कैपिटल को रेवेन्यू मान लिया, रेवेन्यू को कैपिटल दिखा दिया, तो फिर आपका ना तो प्रॉफिट सही आया होगा ना तो आपकी बैलेंस शीट सही मैच हुई होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपसे बात करूं गलतियां कैसे होती हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपने एक लैंड परचेज करी, आपने लैंड एक्वायर किया। अब लैंड एक्वायर किया 1 लाख रुपए का, मान लो 1 लाख की जमीन थी आपकी, इस पर आपने स्टैम्प ड्यूटी पे किया 10,000 रुपए का, और इस पर आपने वकील की फीस पे करी, इनिशियल फीस 5,000 रुपए, आपकी जेब से 1,15,000 रुपए गया। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये लैंड आपके बैलेंस शीट में कितने की दिखनी चाहिए थी? एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये लैंड आपके बैलेंस शीट में 1,15,000 की दिखनी चाहिए थी। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये लैंड आपके बैलेंस शीट में 1,15,000 रुपए की दिखनी चाहिए थी। बोलो हाँ, यस सर, यस सर। लेकिन आपने क्या किया ना, आपने बैलेंस शीट में लैंड को दिखा दिया 1 लाख रुपए का, और आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ये दो थे खर्चे, स्टैम्प ड्यूटी का और फीस का, ये आपने 15,000 रुपए एक्सपेंस दिखा दिया। क्या आपने सही ट्रीटमेंट किया? द आंसर इज नो। एक तो आपने वॉयलेशन किया किसका? एक तो आपने वॉयलेशन किया हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट का, यानी गैप का। आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं किया। दूसरा, आपने गलती करी है रेवेन्यू एंड कैपिटल आइडेंटिफिकेशन में, यानी कि आपको पता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है बेटा कि कौन सी आइटम रेवेन्यू की होती है, कौन सी आइटम कैपिटल की होती है। अगर आपने रेवेन्यू और कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ी होती, अगर आपको कैपिटल रेवेन्यू का जानकारी होता, तो ये गलती आपसे यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, अगर आपको रेवेन्यू और कैपिटल आइटम की जानकारी होती, ये आपको उसकी नॉलेज होती, अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होती, तो आप ये गलती यहाँ पर नहीं करते। आप ये गलती यहाँ पर नहीं करते कि आप स्टैम्प ड्यूटी को और एडवोकेट की फीस को कैपिटलाइज करने के बजाय आप प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने रेवेन्यू और कैपिटल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी थी, आपको उसकी जानकारी नहीं थी, कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इसलिए आपने ये गलती कर दी। अब इस गलती की वजह से क्या होगा, ना तो बैलेंस शीट में एसेट हमारा करेक्ट आएगा और ना हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट आएगा। दोनों जगह गलतियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो कहता है कि अगर आपको अपने बिजनेस की सही पोजीशन पता करनी है, अगर आपको अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट निकालना है, तो ऐसे केस में आपको रेवेन्यू और कैपिटल की सही जानकारी होनी चाहिए। आपको रेवेन्यू और कैपिटल को सही सही डिस्क्लोज करना पड़ेगा, सही सही ट्रांसफर करना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आती है यहां तक? हाँ बोलिए हाँ। ठीक है, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो सर रेवेन्यू क्या होती, कैपिटल क्या होती, मैंने आपको पहले ही बता रखा है रेवेन्यू क्या होती, कैपिटल क्या होती, मैं उस पर दोबारा नहीं जाऊंगा। तो ध्यान से मेरी बात समझो। उसने कहा कैपिटल ट्रांजैक्शन किसे कहते हैं, रेवेन्यू ट्रांजैक्शन किसे कहता है। रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन हैविंग द शॉर्ट टर्म इफेक्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, मैं धंधा करता हूं, धंधा चलाने के लिए आपको जो खर्चे करने होते हैं, जो इनकम आती है, जो आइटम आपके पैदा होती है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, वो आपके सारी की सारी क्या होती हैं, रेवेन्यू आइटम होती है। और अदर देन रेवेन्यू जो भी ट्रांजैक्शन आपके होते हैं, अदर देन रेवेन्यू जो भी आपके ट्रांजैक्शन सारे के सारे कैपिटल ट्रांजैक्शन होते हैं, या जिनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, वो आपके सारे के सारे कैपिटल ट्रांजैक्शन होता है। तो रेवेन्यू के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात आपके ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। आप ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड सर मान लीजिए नहीं पता है, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा था कि वो खर्चे जो आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैदा होते हैं, जो खर्चे आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पैदा होते हैं, प्लस आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आते हैं और जाते हैं, यानी कि शॉर्ट टर्म में आते हैं या जाते हैं, यही मतलब हुआ। यस सर, यानी शॉर्ट टर्म पीरियड में आते हैं जाते हैं और ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के हैं, वो सारे के सारे रेवेन्यू के हैं। इसके अलावा जो बचा वो सब क्या बन जाएगा, कैपिटल बन जाएगा। सर ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, ये शॉर्ट टर्म का मतलब होता है बेटा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओ, इसका मतलब होता है नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अच्छा सर, अब सर मान लीजिए नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या होता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल तक, रॉ मटेरियल से बेटा रॉ मटेरियल तक है, रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल तक का मतलब कि इधर आओ, इधर 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 इधर, आपने एक वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज किया। हाँ सर, वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज किया। इस रॉ मटेरियल को आप फैक्ट्री में लेके आएंगे। यस सर, लेके आएंगे। फिर आप फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करेंगे। यस सर, प्रोसेस करेंगे। इस प्रोसेस के बाद आप इसका फिनिश गुड तैयार करेंगे। यस सर, करेंगे। फिर आप इसका सेल करेंगे। यस सर, सेल करेंगे। सेल से कौन पैदा होगा सर, डेटर पैदा होगा। फिर आप डेटर से पैसा मांगोगे। यस सर, रियलाइजेशन कराएंगे। डेटर से पैसा मांगने के बाद आप क्या करोगे सर, क्रेडिटर को पे कर देंगे। क्रेडिटर को पे करने के बाद आप क्या करोगे सर, फिर से रॉ मटेरियल खरीदेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि आप कर क्या रहे, आपने पहले अपने वेंडर से या क्रेडिटर से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको आप फैक्ट्री के अंदर लाए, आपने प्रोसेस किया। प्रोसेसिंग में आपके कुछ खर्चे पैदा होंगे, जैसे कि मान लो वेजेस पैदा हुआ, कन्वर्जन चार्जेस पैदा हुए, या अदर ओवरहेड्स पैदा हुए, यानी इनडायरेक्ट खर्चे जिसको हम बोलते हैं कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है, फिर ये फिनिश गुड तैयार हुआ, यहाँ पर आपके सेल्स के खर्चे होंगे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के, एडवर्टीजमेंट के। ठीक है, फिर आपने सेल करी, फिर आपका डेटर पैदा हुआ। डेटर पैदा होने के बाद यहाँ पर हो सकता है पैसा डूब भी जाए, तो हो सकता है बैड डेट का नुकसान हो जाए। फिर कुछ पैसा आपने रियलाइज करवाया, रियलाइज करके आपने क्रेडिटर को पे किया, फिर आपने क्रेडिटर से रॉ मटेरियल खरीदा। ये जो चेन है बेटा, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को यहां से यहां तक वापस आने में जितना भी टाइम लगता है, इस पूरे टाइम को बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ओ,
इस पूरे टाइम को बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। मतलब रॉ मटेरियल से रॉ मटेरियल तक पहुंचने में आपको जितना समय लगता है, इस समय को बोलते हैं नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। ये समय कुछ भी हो सकता है, ये 18 महीने का भी हो सकता है, ये 24 महीने का भी होता है। जैसे मान लीजिए महुआ की दारू बनती है, तो दारू के केस में 18 महीने से लेकर 26 महीने तक का समय लगता है, ठीक है। जैसे डीएलएफ हो गया, आप डीएलएफ क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है। तो बिल्डिंग बनाना मतलब प्लॉट खरीदने से लेकर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से लेकर बिल्डिंग तैयार होने तक, ग्राहक को बेचने तक का हो सकता है उसको 3 साल से लेकर 5 साल का समय लग जाता है। तो उसका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हो जाएगा, 3 साल से 5 साल का। या आप हमारे पास पढ़ने, आपको 6 से 7 महीने का बैच हमने प्रोवाइड किया, तो हमारा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो जाएगा आपके प्रति, 6 से 7 महीने का। तो ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कोई फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस का नेचर क्या है। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ एंटरप्रेन्योर या जो भी व्यक्ति है। तो जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप धंधा कर रहे हैं, उस धंधे के नेचर पर डिपेंड करता है कि आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है। अगर आपके नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में कोई आइटम या कोई ट्रांजैक्शन आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, इसी बीच में आती है, इसी बीच में खत्म हो जाती है, तो बेटा फिर रेवेन्यू की आइटम है, फिर एक कैपिटल की आइटम नहीं है। इसके अलावा कोई भी आइटम होगी तो फिर वो कैपिटल होगी। पहली बात समझ में आ रही है? यस सर। सर हमें कैसे पता चलेगा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड 18 महीने का, 24 महीने का, 26 महीने का? वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन आपको बताता है, दो बातें होंगी, दो बातें होंगी। क्वेश्चन स्पेसिफाई अबाउट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। अगर क्वेश्चन आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में बताता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कितने महीने का है, कितना है, अगर क्वेश्चन बताता है, फिर तो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है सर, टेक इट, उठा लो। बट अगर क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई अबाउट नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, अगर क्वेश्चन नहीं बताता है आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बारे में, इन दैट केस बेटा अज्यूम इट ऑफ 12 मंथ्स, तो आप उसको 12 महीने का मानते हुए चलोगे। यही आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया होगा, मैडम ने ही कहा होगा बेटा 12 महीने के अंदर जो आता है वो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल शॉर्ट टर्म होता है, और इसी को मैडम शॉर्ट टर्म बोलती है। याद है वहां पर शॉर्ट टर्म की डेफिनेशन ये होती है। अदरवाइज शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म का जेन्युइन मतलब होता है एज पर द लॉ कि जो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर आता है वो शॉर्ट टर्म है, और नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के बियॉन्ड जाता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म है। अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर वो आइटम आती है, जाती है, वो ट्रांजेक्शन पैदा होता है, जाता है, तो फिर वो रेवेन्यू की आइटम है, और अगर इसके बियॉन्ड वो जाता है तो फिर वो कैपिटल की आइटम है। फिर मैंने कहा आपसे, अगर मान लो रेवेन्यू का आइटम जो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड है वो आपको नहीं बताया क्वेश्चन ने, क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं, वो नहीं बता रहा हमें। मान लो पार्ले जी को बिस्किट बनाने में 24 महीने का समय लगता है, मतलब मैदा खरीदने से लेके बिस्किट बेच के उसका पैसा रियलाइज करने तक, दोबारा मैदा खरीदने में पार्ले जी को 24 महीने का समय लगता है, तो पार्ले जी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या हो जाएगा? 24 महीने का हो जाएगा। इन दैट केस 24 महीने के अंदर आता है, 24 महीने के अंदर जाता है, तो फिर वो रेवेन्यू के आइटम है, इसके बियॉन्ड है तो फिर वो कैपिटल के आइटम है। बट एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ने बताया ही नहीं आपको कि इस बिजनेस का, इस कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड क्या है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में चुपचाप अज्यूम करोगे 12 महीना विल बी द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, और 12 महीने के अंदर पैदा होता है तो फिर रेवेन्यू का आइटम है, 12 महीने के बाद अगर जा रहा है तो फिर कैपिटल का आइटम है। ये हमारी अजम्पशन है। लेकिन ये अजम्पशन आप याद रखिएगा कब लगाते हो, ये अजम्पशन आप तब लगाते हो जब क्वेश्चन आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के बारे में नहीं बताता है, जब आपको नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के बारे में जानकारी नहीं होती है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर, यस सर। चलिए नोट करिए यहां तक, ठीक है। अब इसके आगे देखो, नोट तो कर लिया होगा, ठीक है। नहीं क्या तो वीडियो पॉज करो तब नोट करो। आगे चलो, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो उसने क्या बोला, वो आपसे कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। पहला पॉइंट, पहले हम रेवेन्यू को पढ़ते हैं। देखो ध्यान से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है?
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अच्छा पहले कैपिटल को पढ़ो, छोड़ो। एक्सपेंडिचर इनकम फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट पीपी एंड रिलेटेड एज फॉलोज। पहली बात, कोई भी खर्चा अगर आपका किसी एसेट को यानी फिक्स एसेट को या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए हो रहा है या इससे रिलेटेड खर्चा। फॉर एग्जांपल, मैंने प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, मैंने भाड़ा दिया उस पर 10,000 रुपए का पप्पू रिक्शे वाले को, मैंने मैकेनिक को खर्चा दिया था 5,000 रुपए इरेक्शन का, इंस्टॉलेशन का। ये सारे खर्चे क्या होते हैं, एज पर कैपिटल कॉन्सेप्ट या सॉरी एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ये सारे के सारे खर्चे कैपिटलाइज होते हैं। तो ये आपके एसेट को रेडी टू यूज तक के बनाने के जितने खर्चे थे, जो आपका AS 10 कहता है, जो आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट कहता है, आप इनको कैपिटलाइज करते हुए चलते थे। और आप इनको कैपिटलाइज करने का मतलब एसेट की कॉस्ट में, एसेट की परचेज प्राइस में जोड़ते हुए चलते थे। याद आ रही है? इसीलिए इसको आप उतनी वैल्यू पे दिखाते थे जितनी वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रेडी टू यूज तक आप इनकर कर चुके होते थे। तो इसलिए अगर कोई खर्चा ऐसा है जो किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को खरीदने के लिए किया जा रहा है, या जो किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए किया जा रहा है, या उससे रिलेटेड खर्चा, रिलेटेड खर्चे का मतलब मैंने जमीन खरीदी, जमीन का स्टैंप ड्यूटी मैंने पे किया, वकील की मैंने फीस पे करी, ये सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, ये रिलेटेड खर्चे होते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो कोई भी खर्चा अगर आपने फिक्स एसेट को खरीदने के लिए कर रखा है, या उससे रिलेटेड खर्चा कर रखा है, या ऑल्टरेशन फिक्स एसेट, इंप्रूवमेंट इन फिक्स एसेट, इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स एसेट, कैरेज ऑन फिक्स एसेट यानी भाड़ा, लीगल कॉस्ट फॉर बाइंग द प्रॉपर्टी, स्टैंप ड्यूटी या वकील का फीस, डिमोलिशन कॉस्ट उसको तोड़ना है, या आर्किटेक्ट की फीस यानी कंस्ट्रक्शन में आर्किटेक्ट को जो इंजीनियर आया होगा उसने डिजाइन किया होगा और उसको आपने जो फीस दी होगी। इसके अलावा जो भी खर्चे आपके होते हैं ऑन द इन द कोर्स ऑफ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस या नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, धंधे को चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल फिक्स एसेट का मेंटेनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, सैलरीज एंड वेजेस का खर्चा, रेंट, रेट्स, डेप्रिसिएशन और कंज्यूमेबल स्टोर्स जो उस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आ रहे थे और जा रहे थे, ये सारे के सारे खर्चे क्या हो जाते हैं बेटा, ये सारे के सारे खर्चे आपके रेवेन्यू के खर्चे हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, अब जो कैपिटल खर्चा ये कहां जाएगा, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, और रेवेन्यू कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में, एक डेबिट साइड। डेबिट साइड का मतलब आप राइट ऑफ कर रहे हैं उसको एज उस डस्टबिन में, वो खर्चा खत्म हो जाएगा। यही आप करते थे, यही करते, और यही आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में मेरे साथ में कि जो रेवेन्यू आइटम होता है उसका रूट क्या होता है, उसका रूट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, और जो कैपिटल आइटम होता है उसका रूट क्या होता है, उसका रूट होता है बैलेंस शीट। अगला पॉइंट आता है कैपिटल रिसीट किसे कहते हैं, रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं। कैपिटल रिसीट का मतलब होता है रिसीट अदर देन रेवेन्यू रिसीट। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। तो सर रेवेन्यू रिसीट किसे कहते हैं ये बता दीजिए। रेवेन्यू रिसीट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी इनकम हो, कोई भी रेवेन्यू हो जो कि आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से पैदा होती है। कोई भी रेवेन्यू हो, कोई भी इनकम हो जो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से बेटा पैदा होती है, याद रखना वो रेवेन्यू होती है। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जो भी आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैदा होती है वो रेवेन्यू होती है। जो भी आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में पैदा होती है बेटा वो रेवेन्यू होती है। सर जैसे कि आप सेल करते हैं, सेल ऑफ गुड्स, यस सर, तो रेवेन्यू है, रेवेन्यू रिसीट है। या आपको कमीशन का इनकम मिलता है अपने जो वेंडर है या टाई अप है आपके, या आपको डिस्काउंट मिलता है, या आपको इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक डिपॉजिट पे, ठीक है, कुछ भी आपको मिल रहा है, ये सब आपके रेवेन्यू का आइटम होती हैं। हमारी बात समझ में। इसके अलावा जो बचा, याद रखिएगा, इसके अलावा जो बचा, दिमाग लगाना ही नहीं आपको, रेवेन्यू के अलावा जो बचा, रेवेन्यू के लिए दो कंडीशन चेक करनी है, यानी एक तो आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का होना चाहिए, बात खत्म, आपके नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का होना चाहिए, और आपको रेवेन्यू आइटम की वजह से मिलना हुआ चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर रेवेन्यू का आइटम है, इसके अलावा जो बचा वो कैपिटल रिसीट है। आपको एग्जांपल दे रखे हैं यहाँ पे रेवेन्यू रिसीट के और कैपिटल रिसीट के। रेवेन्यू रिसीट में एग्जांपल क्या क्या है बताइए, रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, डिस्काउंट, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक डिपॉजिट, एनुअल सब्सक्रिप्शन इन द केस ऑफ क्लब्स एंड एसोसिएशन। आपने पढ़ा होगा बचपन में एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पर देखो सब्सक्रिप्शन मिलता है, चंदा मिलता है मेंबर से हर साल, तो वो क्या, वो रेवेन्यू नेचर है जो कि आपको हर साल हर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हर ऑपरेटिंग साइकिल में आएगा जाएगा आएगा जाएगा। डोनेशन आपको मिला जर्नल इन नेचर, एंट्रेंस फीस, सेल ऑफ ओल्ड यूनिट, लॉकर रेंट, ये सब क्या होते हैं आपके रेवेन्यू रिसीट होते हैं। कैपिटल रिसीट का मतलब मालिक ने कैपिटल एक बार लगाई, हर साल तो नहीं लगाएगा, आपने शेयर कैपिटल इश्यू करी, आपको सब्सक्रिप्शन मिला, शेयर होल्डर से पैसा मिला पहली बार, लोन आपने लिया, हर साल लोन लेते हो, द आंसर इज नो।
प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी बेच दिया, हर साल बेचते हो, द आंसर इज नो। लाइफ मेंबरशिप फीस मिली आपको, क्लब एसोसिएशन की लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस मिली आपको, लीगेसीज आपको वसीयत में कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट ग्रांट आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है, या डोनेशन आपको फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिल रहा है। तो ये सारे वो आइटम है जो कि आपके रेवेन्यू के आइटम नहीं होती। तो अदर देन रेवेन्यू जो बचा, अदर देन रेवेन्यू रिसीट जो बचा, वो कैपिटल रिसीट होती है। कैपिटल रिसीट कहां जाती है आपको पता है। कैपिटल का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा, इनका रूट क्या होगा, इनका रूट होता है बैलेंस शीट और इनका रूट क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत? हाँ छापना, छापो फटाफट से, जल्दी छापो। हाँ बस यही नोट्स हैं, अलग से बोर्ड में लिखाने की जरूरत नहीं, इनको मैंने ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में लिखा रखा है आपको। ठीक है, बहुत शॉर्ट में कर रखा है, 5 से 6 पन्ने में पूरा आपको दे रखा है चैप्टर, यही छापो बस, जिसके पास बुक नहीं है। ठीक है, और फिर भी बोलूंगा लिख लो, लिखने की प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में तो लिखना ही है। ठीक है, चले आगे, यहां तक नोट कर लिया होगा उम्मीद है मुझे आपसे। अब चलता हूं आगे, चलो। इसके अलावा कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, फिर से वही बात है, रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब जो कि आपके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से पैदा होते हैं। प्रॉफिट विच इज अर्न्ड ड्यूरिंग द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कॉल्ड रेवेन्यू प्रॉफिट, और जो कि अदर देन रेवेन्यू यानी कैपिटल, जैसे कि मान लो मैं सेल करता हूं, सेल ऑफ गुड्स, तो सेल ऑफ गुड्स से मैंने पैसा कमाया, तो ये कौन सा प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू प्रॉफिट हो गया। मैंने याद करो सेल ऑफ बिल्डिंग किया, तो बिल्डिंग कौन सी आइटम होती है सर, बिल्डिंग कैपिटल आइटम होती है, तो कैपिटल आइटम पे जो प्रॉफिट होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। सेम तरीके से अगर आपका लॉस हो रहा था ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, मैं धंधा कर रहा हूं, मेरा लॉस हो गया, मैंने गुड्स बेचे सस्ते में बेच दी, मेरा नुकसान हो गया, माल स्टॉक पड़ा हुआ था नहीं बिक रहा था, मेरे धंधे की वजह से मेरा नुकसान हुआ, तो रेवेन्यू प्रॉफिट है। मेरे कैपिटल आइटम की वजह से मेरा नुकसान है, फॉर एग्जाम्पल मैंने जमीन बेची, लैंड बेचा, प्लांट एंड मशीनरी बेचा, एसेट बेची, भाई साहब सीधी सी बात है, एसेट खरीदने में जो खर्चा हो रहा था, एसेट जब ला रहे थे तो कॉस्ट इनकर हो रही थी, तो कैपिटल कॉस्ट थी, कैपिटल एक्सपेंडिचर था। तो एसेट बेचोगे तो जो मिलेगा वो कैपिटल रिसीट होगा, और उस पर जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल इधर आ जाओ, मान लीजिए आपने प्लांट खरीदा फॉर ₹1,00,000, आपने बेटा प्लांट खरीदा 1,00,000 रुपए का, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने ये प्लांट सोल्ड किया फॉर 1,10,000, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल रिसीट। आपने 10,000 का प्रॉफिट कमाया, भाई 1,00,000 का सामान था, 1,10 में बेचा, तो ये हो जाएगा कैपिटल प्रॉफिट। तो 3 अलग अलग शब्द हैं, याद रखिएगा, प्रॉफिट अलग है, रिसीट अलग है, और एक्सपेंडिचर अलग है। हमारी बात समझ में, कैपिटल आइटम या कैपिटल आइटम पे खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल आइटम की वजह से पैसा मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल आइटम पे मुनाफा कमाया तो कैपिटल प्रॉफिट है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, कोई दिक्कत? सेम तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने सैलरी पे करी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने वेजेस पे किया, रेवेन्यू। मैंने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे किया, सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मैंने सेल ऑफ गुड्स किया, तो रेवेन्यू रिसीट है। और इन सबको खर्च करने मेरी जेब से लगा था 1,000 रुपए, और मैंने बेचा 1,200 में, तो 200 रुपए मेरे लिए क्या बन जाएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू प्रॉफिट। उम्मीद है आपको अब यहां तक सब क्लियर होगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत? चलो इसके बाद
ICAI पॉइंट आपको दे रखा है, रूल फॉर डिटरमाइनिंग द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंडिचर कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज कैपिटल इफ इनकर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। वही पर्पस है, मैंने आपको बता रखा है। कोई भी खर्चा अगर आप फिक्स एसेट खरीदने के लिए करते हैं या फिक्स एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के रिलेटेड करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। अब लैंड खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट लैंड खरीदने के लिए आपने स्टैंप ड्यूटी पे किया, आपने वकील की फीस पे करी, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने प्लांट खरीदा, एसी खरीदा, फ्रिज खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट उस प्लांट को, एसी को, फ्रिज को अपनी फैक्ट्री तक लाने के लिए, अपने घर तक लाने के लिए जो आपने भाड़ा दिया, वो भी क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। आपने उसे इंस्टॉल कराने के लिए मैकेनिक को बुलाए, वो भी क्या बन जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो अमाउंट या एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट या फिक्स एसेट एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर, ये सारे के सारे क्या बन जाते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाते हैं। इसके अलावा जो भी खर्चा आपने कर रखे वो सारे के सारे क्या होते हैं, रेवेन्यू के होते हैं। सीधी सी बात है, और कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। तो वही उसने यहां पर बोला है, रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वो कहता है एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग लॉन्ग टर्म एसेट, जिसका यूजफुल लाइफ जो होता है मोर देन अकाउंटिंग पीरियड होता है, मोर देन नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड होता है। सीधी सी बात है, अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल के पीरियड के अंदर आता है, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जाता है, तो बेटा फिर तो वो रेवेन्यू बन जाएगा। जिसका पर्पस क्या होता है, फॉर द यूज इन बिजनेस टू अर्न प्रॉफिट, नॉट मेंट फॉर रीसेल। इसको हमको बेचना नहीं है, इसको अपने बिजनेस में यूज करना है जिससे कि हम मुनाफा कमा सकें। विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंस। फॉर एग्जांपल इफ सेकंड हैंड मोटर कार, अरे यार ये बेकार की बातें हैं, बताओ, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आपने सेकंड हैंड मोटर कार, डीलर अगर कुछ खरीदता है, अगर डीलर कुछ खरीदता है तो डीलर अगर खरीदेगा उसके लिए एसेट बन जाएगा। अब मान लो कार डीलर, अब कार डीलर जो है वो कार खरीदता है, तो कार उसके लिए तो उसके लिए तो गुड्स है, लेकिन वो कार अगर आप खरीदोगे आपके लिए वो एसेट है। लेकिन कार डीलर बेटा अगर फर्नीचर खरीदता है तो फिर फर्नीचर उसके लिए क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा। तो वही यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, बेकार सा, वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जब आप खर्चा करते हैं, व्हेन एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंप्रूव द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ मशीन पुटिंग द ओल्ड एसेट इन वर्किंग कंडीशन, देन इट इज आल्सो ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया होगा, याद करिए जब हमने हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा पढ़ा था, मैंने आपसे कहा था कि अगर मान लो अगर आप कोई सेकंड हैंड मशीन खरीदते हैं, अगर बेटा आपको सेकंड हैंड मशीन खरीदता है, तो इसको वर्किंग लेवल या वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए, इसको वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए आपको मेजर रिपेयर करना होता है, आपको मेजर रिपेयर करना होता है। तो ये मेजर रिपेयर आप क्यों कर रहे हैं, क्या हर साल करेंगे, तो आंसर इज नो, क्योंकि सर सेकंड हैंड मशीन है, अगर इसको वर्किंग कंडीशन तक लाना है, रेडी टू यूज तक बनाना है, अगर इसको एसेट बनाना है, तो ये मेजर रिपेयर आपको करनी पड़ेगी। तो ये मेजर रिपेयर बेटा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस एसेट को रेडी टू यूज तक लाने के लिए हो रहा है, जो कि एक बार हो रहा होगा जन्मों जन्म में। इसलिए ये जो खर्चा आपने मेजर रिपेयर किया था, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाता है। ठीक है, यही यहां पे लिखा हुआ है कि अगर खर्चा अगर आप करते हैं, द एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज्ड एंड एडेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, लाइकवाइज एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू पुट द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन आल्सो अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर उस एसेट को एसेट तक बनाने में अगर आप ला रहे हैं, एसेट को एसेट के रेडी टू यूज तक करने में खर्चा कर रहे हैं, तो फिर सारे के सारे खर्चे क्या होते हैं, कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं। फिर एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे कि अगर आपने मशीन खरीदी 5 लाख रुपए की, पे किया आपने 20,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का, 40,000 रुपए आपने इंस्टॉलेशन खर्च किया, तो कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5,60,000 आ जाएगी। बचपन बीत गया पढ़ते पढ़ते। सिमिलरली अगर आपने एक बिल्डिंग परचेस करी 1 लाख रुपए की, 5,000 रुपए आपने स्पेंड किया रजिस्ट्रेशन स्टैंप ड्यूटी पे, तो आपके लिए कॉस्ट क्या आ जाएगी बिल्डिंग की, 1,05,000 आ जाएगी। ये बचपन में हम पढ़ चुके थे। बचपन याद है आपको, बचपन का मतलब है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट में। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है अगर कोई खर्चा अगर आपने कर रखा है, इफ एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस विल बी कंसीडर्ड एज अ कैपिटल नेचर। फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर शिफ्टिंग ऑफ फैक्ट्री टू इजी सप्लाई रॉ मटेरियल, हियर द कॉस्ट फॉर शिफ्टिंग विल बी कैपिटलाइज्ड। मतलब कि बहुत बार ऐसा होता है, मान लो पुरानी मेरे घर मेरे फैक्ट्री में जो तारें लगी थी, बिजली की तारें लगी थी, वो बिजली की तारें बेटा बहुत पुरानी हो गई थी, 20 साल पहले लाइट लगी थी घर में फैक्ट्री में। अब तारों की जो एफिशिएंसी वो कम हो गई, तो मैंने पूरी वायरिंग चेंज कर दी, जिसकी वजह से बिजली का फ्लो बहुत अच्छा हो गया, नई वायर लगा दी मैंने। ठीक है, अब जैसी वायरिंग चेंज करी तो मेरे इंप्रूवमेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो में इंप्रूवमेंट, द आंसर इज यस। जब इलेक्ट्रिसिटी में या उसके फ्लो में इंप्रूवमेंट हो रहा है, इट मींस मेरे किसी कैपिटल एसेट में एक इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो इंप्रूवमेंट के लिए अगर मैंने खर्चा कर रखा है, तो वो खर्चा भी मेरा कैपिटलाइज होगा और कॉस्ट ऑफ एसेट में जुड़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ एसेट में जुड़ने का मतलब बैलेंस शीट की शोभा बढ़ाएगा। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है।
इसके अलावा प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल लीगल चार्जेस आपने पे करे फॉर ड्राफ्टिंग मेमोरेंडम ऑन आर्टिकल, ये सारे खर्चे करें। ये ऑल्दो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलता है, बट यहाँ पर एक विवाद होता है हमारा। विवाद किसके साथ होता है? AS 26 के साथ में। AS 26 होता है बेटा, उसका पैरा 56 होता है, और वो कहता है कि भाई साहब जितने भी खर्चा आपने प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर करे ना, आप इसको सेम ईयर में राइट ऑफ करोगे। जैसे आपका धंधा शुरू होगा तुरंत इनको हम राइट ऑफ करेंगे, हम इसको बैलेंस शीट में लेके नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बीच में आएगा और वो मना कर देगा, वो कहे भाई साहब तुम कैपिटल बोलते हो, मैं इसे कैपिटल नहीं मानता। तो अगर आपके एंटिटी के ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होते हैं, अगर AS 26 लगता है आपके बिजनेस में, तो फिर आप प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज नहीं कर पाओगे। आपको इसको तुरंत सारा का सारा, जिस साल आपका धंधा शुरू हुआ होगा पहले साल ही आपको इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डालना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद एग्जांपल आपको दे रखे हैं। एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कुछ नहीं है, परचेज ऑफ लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कॉस्ट ऑफ लीज होल्ड लैंड बिल्डिंग, कॉस्ट ऑफ परचेज ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, कॉस्ट ऑफ एडिशनल एक्सपेंस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट, कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकंड हैंड मशीन। सेकंड हैंड मशीन है वो आपने मेजर रिपेयर किया। एक्सपेंडिचर ऑन पुटिंग एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, किसी भी एसेट को वर्किंग कंडीशन तक लाने के लिए खर्चा किया। कॉस्ट इनकर्ड फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए आपने खर्चा किया। ये सब कैपिटल खर्चे होते हैं। रेवेन्यू किसे कहते हैं? जो कैपिटल नहीं है वो सब रेवेन्यू है। भाई कैपिटल की तो दो बातें बेटे याद रखना, क्रक्स क्या निकला? कैपिटल एक्सपेंडिचर बस दो कंडीशन याद रखना, ये खर्चा फिक्स असेट के लिए होना चाहिए, प्लस उससे रिलेटेड खर्चा होना चाहिए, प्लस उसके इंप्रूवमेंट में या एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए खर्चा होना चाहिए। बस इन तीन जगहों पर अगर आपने खर्चा कर रखा है तो बेटा फिर वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। इन तीन जगहों पर आपने खर्चा कर रखा है तो फिर वो कैपिटल नेचर का खर्चा है। इन तीन के अलावा कोई भी खर्चा है तो वो रेवेन्यू है। तो वही उसने बोला, an expenditure which cannot be recognized as capital expenditure can be termed as revenue expenditure। वो खर्चा जो कैपिटल नहीं है, वो खर्चा जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टेम्पररी बेसिस इन्फ्लुएंस ओनली द प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ये सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को ही इन्फ्लुएंस करता है, इसीलिए आप इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते हैं। इसके एग्जांपल आपको दे रखे हैं उसने कुछ, एक्सपेंडिचर टू डे कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, द बेनिफिट ऑन लास्ट लेस देन 1 ईयर, यानी कि शॉर्ट टर्म में नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। 1 ईयर क्यों लिखा है? अगर नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड हमको नहीं पता तो हम 12 महीने अज्यूम करते थे, याद है कुछ? यस सर। तो नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में जाते हैं, इसका जो बेनिफिट है वो हमको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड तक ही मिल पाएगा। तो ये मेरे लिए क्या बन जाएगा? ये मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बन जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। एक्सपेंडिचर इनकम फॉर मेंटेनिंग फिक्स असेट, अगर आपको कोई फिक्स असेट है उसको मेंटेन करना है, मेंटेन का मतलब उसका रखरखाव करना, उस पर रिपेयर करना है, जो हर साल आप करते रहोगे, जैसे डेप्रीसिएशन हो गया, ये सब हो गया, रिन्यू रिपेयर, तो आपके रेवेन्यू नेचर के खर्चे होता है। ये कैपिटल नेचर के नहीं होते क्योंकि ये उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करते या उसको इंप्रूवमेंट नहीं करते हैं। तो एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको यहाँ पे दे रखा है, सैलरी, वेजेस पेड टू द एम्प्लॉय, रेंट एंड रेट्स ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंज्यूमेबल स्टोर्स, इन्वेंटरी, रॉ मटेरियल, इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस एंड लीगल एक्सपेंस और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। ये आपके सारे के सारे रेवेन्यू के आइटम होते हुए चलते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो बताइए, कोई दिक्कत? इसके बाद देखो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है डेफर्ड रेवेन्यू का, डेफर्ड रेवेन्यू ट्रांजैक्शन का, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, जो कि आपने 11-12 में पढ़ भी रखा होगा बड़े अच्छे से। ठीक है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कहता है ये कॉन्सेप्ट? देखो ध्यान से, जैसे कि उसका नाम बेटा बता रहा है, नाम क्या बोल रहा है? नाम बोल रहा है डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड मीन्स क्या होता है? पोस्टपोन करना। रेवेन्यू का मतलब ये रेवेन्यू का आइटम थी, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका नेचर रेवेन्यू है, बट उसको हमने क्या कर दिया? पोस्टपोन कर दिया, मतलब भविष्य में इसको दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज 1 लाख रुपए का खर्चा किया, ये 1 लाख रुपए का खर्चा मेरे रेवेन्यू नेचर का था, तो सर रेवेन्यू नेचर का था तो पूरा का पूरा खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इसी साल जाना चाहिए था, क्योंकि द एक्सपेंडिचर इन द नेचर ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपने क्या किया? आपने इसको पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन करने का मतलब है मैंने इस खर्चे को बेटा रेवेन्यू बैलेंस शीट में डाल दिया
1,00,000 रुपए का, और इसमें से मैं हर साल कुछ ना कुछ जरा जरा करके टुकड़ों में प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा डालूंगा। आ रही मेरी बात समझ में? एक खर्चा था जो कि रेवेन्यू इन नेचर था, जो कि रेवेन्यू इन नेचर था। एक खर्चा था जो कि रेवेन्यू इन नेचर था। रेवेन्यू इन नेचर का मतलब है आपको पूरा का पूरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में, पूरा का पूरा खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में डालना चाहिए था, क्योंकि रेवेन्यू नेचर का है। बट आपने क्या किया, इस खर्चे को पोस्टपोन कर दिया। पोस्टपोन कर दिया मतलब हमने कहा हम इस खर्चे को भविष्य में राइट ऑफ करेंगे, भविष्य में प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। ओ, तो जैसे आपने कहा हम इस खर्चे को भविष्य में प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे, मतलब आपने बेटा इस खर्चे को क्या कर दिया, डेफर्ड कर दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक खर्चा जो कि रेवेन्यू था लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, डेफर्ड कर दिया, पोस्टपोन कर दिया, तो नाम बन गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आ रही बात समझ में? यस सर, आ रही बात समझ में। सर कौन कौन से ऐसे खर्चे होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं जिनका नेचर तो रेवेन्यू है, जिनका नेचर तो रेवेन्यू है, बट इनके जो बेनिफिट्स हैं वो आपको मोर देन 1 नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मिलते हैं, नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मिलते हैं, मोर देन 1 नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। इनके जो बेनिफिट होते हैं वो एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड है, एक से ज्यादा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में आपको मिलते हैं। सर एग्जांपल बताइए ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा व्हाइट वॉश कराया आपने अपने बिल्डिंग में व्हाइट वॉश कराया, अच्छा, आपने डिस्काउंट दिया ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। ओ ठीक है, ये खर्चे। सर और बताइए ना। और पुराने जमाने में एक एडवर्टीजमेंट का मैडम बोलते थे, देखो मैंने पहले ही लाल कर दिया, पहले ही लाल क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें मेरा AS26 टांग अड़ाएगा, इसमें AS26 टांग अड़ाएगा, इसलिए हम इसको डेफर्ड रेवेन्यू नहीं मानते। क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो खर्चा डेफर्ड रेवेन्यू का नेचर बोला तो जाता था, आपके 11th क्लास से बोला जाता है, बट AS26 जब आप पढ़ते हैं पैरा 56, AS26 का पैरा 56 यहाँ पे टांग अड़ाएगा और बोलेगा भाई साहब क्योंकि एडवर्टीजमेंट आपके एसेट की डेफिनेशन में क्वालिफाई नहीं करता AS29 की, इसलिए एडवर्टीजमेंट को हम डेफर्ड रेवेन्यू नहीं बोलते हैं। ठीक है, यस सर। तो ये वो कुछ खर्चे होते हैं जिनका नेचर रेवेन्यू का होता है, बट इनके बेनिफिट आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलते हैं या एक से नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में मिलते हैं, इसलिए आप इनको एक ही साल में पूरा का पूरा खर्चा ना दिखा के, एक ही साल में पूरा का पूरा खर्चा ना दिखा के आप पोस्टपोन कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया, मैंने डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर दिया, या जिसको हम बोलते हैं लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो जब आपने लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हुआ तो ये आपका राइट ऑफ होता है ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर, ओवर द लाइफ ऑफ डिबेंचर इन आउटस्टैंडिंग डिबेंचर रेशियो। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, तो इसका मतलब मान लो यहाँ पर मैंने अगर 10,000 का डिस्काउंट दिया था, लाइफ थी 5 साल की और लमसम डिबेंचर का रिडम्पशन था, इसका मतलब मैं 2000 हर साल 2000 कहाँ डालूंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। मेरा नुकसान कितने का होता बेटा, मेरा नुकसान हुआ तो 10,000 रुपए का, लेकिन जो डिबेंचर का लाइफ था वो 5 साल था, तो मैंने कहा 10,000 का जो लॉस हुआ है ना, इस 10,000 के लॉस का मुझे नुकसान का मुझे फायदा 5 सालों तक मिलेगा, 5 साल तक मैं सामने वाले के पैसे को अपने बिजनेस में यूज करूंगा, इसलिए इस 10,000 के खर्चे की वजह से मुझे 5 साल तक के लिए पैसा मिल रहा है लगाने के लिए बिजनेस में, तो मैं इस 10,000 को आज ही पूरा प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं डालूंगा। मैं ये नहीं करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे 10,000, ना ना ना, मैं ये नहीं करूंगा, क्योंकि इस 10 का बेनिफिट मुझे अगले 5 साल तक मिलेगा, मैं 5 साल तक अपने बिजनेस में इनका पैसा यूज करूंगा, तो मैं हर साल कितना दिखाऊंगा, हर साल 2000 दिखाऊंगा। सर बाकी का बेटा बैलेंस शीट में आपका 8,000 रुपए शो हो रहा होगा।
आ रही बात समझ में? फिर अगले साल फिर 2000 यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे 6000 शो होगा, फिर 2000 यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पे 4000 शो हो जाएगा, फिर 2000 चला जाएगा, फिर यहाँ पे 2000 चला जाएगा, फिर ये 2000 पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे 5 सालों में ये राइट ऑफ होता है। तो इसको बोलता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक खर्चा जिसका नेचर तो रेवेन्यू का था, क्योंकि इसके बेनिफिट आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड में मिलते हैं या एक से ज्यादा नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में इसका बेनिफिट फ्लो होगा, इसलिए हम इसको पोस्टपोन करते हैं टिल द लाइफ ऑफ सच बेनिफिट। जब तक वो बेनिफिट आपको मिल रहा है तब तक आप इसको भी राइट ऑफ करिएगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? यस सर, यस सर, यस सर। आइए, लॉ क्या बोलता है, आपने पढ़ा है क्या इसके ऊपर? देखिए ये क्या बोलता है, अंग्रेजी देखो, अंग्रेजी क्या लिखे, मीनिंग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द दैट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर व्हिच इज रेवेन्यू इन द नेचर, जिसका नेचर रेवेन्यू ही है, बट the benefit of which is expected to be derived more than one accounting period, जिसके बेनिफिट आपको एक से ज्यादा अकाउंटिंग साइकिल में मिलेंगे। Instead of charging the full amount to profit and loss account in the year of occurrence, जिस साल ये खर्चा पैदा हुआ उसी साल सारा का सारा 1 लाख रुपए दिखाने के बजाय आप क्या करते हो, इट इज स्प्रेड यानी अमोर्टाइज ओवर द लाइफ ऑफ सच बेनिफिट। जितने सालों तक वो बेनिफिट आपको मिल रहे हैं उतने सालों तक हम इसके खर्चे को भी राइट ऑफ करेंगे। Crux features of deferred revenue expenditure: it is a revenue in the nature, not capital. Its benefit extend more than one accounting period. It is initially shown as an asset in the balance sheet and write off gradually. यानी जैसे जैसे आप उसके लाइफ इधर खत्म होगी इधर से राइट ऑफ होगा। 10 साल 10,000 रुपए था 5 साल का, तो 10,000 रुपए बैलेंस शीट में जाएगा सीधे हर साल 5 साल में 2000 2000 इधर 2000 फिर इधर 8 बचा फिर 2 इधर 6 इधर 2 इधर 4 इधर 2 फिर खत्म। इट हेल्प्स द मैचिंग कॉन्सेप्ट बेनिफिट, किसी काम का नहीं छोड़ दो। एग्जांपल, हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट। याद रखना मैंने पहले भी आपसे कहा था, एडवर्टीजमेंट के ऊपर जैसे ही आएगा तो मेरा AS26 टांग अड़ाएगा। AS26 का पैरा नंबर 56 यहाँ पर टांग अड़ाएगा और ये आपको रोकेगा, भाई साहब रुको रुको रुको, तुम्हारा एडवर्टीजमेंट एसेट की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करता, इसलिए आप इसको पूरा का पूरा एक ही साल में दिखाओगे। याद रखना, अगर आपके बिजनेस में आपकी कंपनी के ऊपर आपके एंटिटी के ऊपर AS26 अगर अप्लाई होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर अप्लाई होता है, तो बेटा एडवर्टीजमेंट फिर आपके लिए डेफर्ड रेवेन्यू नहीं बनेगा। जिस साल आपने एडवर्टीजमेंट का खर्चा कर रखा है उसी साल पूरा का पूरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि पैरा 56 ऑफ AS26 साफ साफ मना करता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट में जो कंट्रोल की डेफिनेशन थी वो कंट्रोल वाली डेफिनेशन हमारे एसेट की जो होती है वो एडवर्टीजमेंट का खर्चा सेटिस्फाई नहीं करता। इसके बाद लार्ज एक्सपेंडिचर आपने कर रखा है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आपने कर रखा है। याद रखा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में बोलते हैं जिस साल आपने धंधा शुरू किया राइट ऑफ करो तुरंत के तुरंत। AS26 एक्सपेंस ऑन इशू ऑफ शेयर डिवेंचर। हाँ, आज के जमाने में अगर आप मुझसे बात करोगे AS26 किसको अलाउ करता है, आज के टाइम पर सिर्फ यही अलाउ होता है। आज के टाइम पर अगर आप बोलो सर आज के जमाने में प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर में कौन सा खर्चा अलाउ किया जाता है, तो आज के जमाने में सॉरी डेफर्ड रेवेन्यू में कौन सा खर्चा अलाउ होता है, तो आज के जमाने में डेफर्ड रेवेन्यू में बस यही अलाउ होता है, बाकी किसी कोई AS26 किसी को अलाउ नहीं करता। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को भी AS26 बोलता है, एक ही बार राइट ऑफ करो खत्म करिए, ठीक है। रिसर्च को मानता है, ठीक है, आज के जमाने में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और ये आपके दो खर्चे ऐसे हैं जिनको वो बोलता है डेफर्ड रेवेन्यू में डाल दो। अदरवाइज ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया, ये आपके डेफर्ड रेवेन्यू में नहीं जाते। हाँ, जब डेफर्ड रेवेन्यू पे लिखने को आए आप ये लिखोगे नीचे AS26 का नोट लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा रखा है मैंने, आपको याद आ रही है? हाँ सर याद आ रहा है, वेरी गुड। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा डेफर्ड रेवेन्यू का, इनिशियली पूरा का पूरा आप नॉन करेंट एसेट के अंदर दिखाओगे एसेट साइड में, और बाद में हर साल आप राइट ऑफ करोगे। यानी पूरा का पूरा पहले 1 लाख रुपए कहाँ दिखा देंगे, सॉरी 10,000 था ना, तो पहले पूरा 10,000 रुपए कहाँ दिखा दोगे, पहले आप 10,000 रुपए दिखा दोगे नॉन करेंट एसेट में, फिर 2,000 2,000 2,000 हर साल आप कहाँ दिखाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। AS26 टांग अड़ाने आएगा। पैरा 56 क्या बोलता है, वो कहता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ एंटरप्राइज दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एंड व्हेन इट इज इनकर्ड। एग्जांपल, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन इट इज इनकर्ड। In short, the whole amount of expenditure treated as expense in the current year and will not be proportionate transfer to deferred revenue expenditure। भाई साहब
AS 26 साफ साफ मना करता है। वो कहता है जो खर्चे आपके पैदा हो गए, जो आपके इनकर हो गए, इनका बेनिफिट भले ही डिराइव बाद में हो रहा होगा, आपको उसी साल राइट ऑफ करने पड़ेंगे तुरंत के तुरंत। बस याद रखिएगा ये डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर वाला जो है, बस यही आज के टाइम पर आप एज एन डेफर्ड रेवेन्यू शो करते हैं। इसके अलावा कोई भी खर्चा हो AS 26 मना कर देता है, क्योंकि AS 26 कहता है एसेट साइड आपने कैसे दिखा दिया। एसेट साइड, क्योंकि आपने ये कहा ना कि डेफर्ड रेवेन्यू आप क्या करोगे, आप डेफर्ड रेवेन्यू में क्या करोगे, आप उसको बैलेंस शीट में दिखाओगे। अरे भाई बैलेंस शीट में एसेट दिखाने के लिए एसेट की डेफिनेशन जो है वो भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। एसेट की डेफिनेशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, हाँ है ना। आप किसी चीज को एसेट साइड दिखा दो, ऐसे थोड़ी दिखा दोगे। जो एसेट की मेरी कंडीशन है AS 29 के अंदर, एक रिसोर्स होना चाहिए, अंडर कंट्रोल ऑफ एंटिटी होना चाहिए और इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होने चाहिए। वो कंडीशंस भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर वो कंडीशंस आपके सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो फिर वो एसेट नहीं है, और जब वो एसेट नहीं है तो फिर आपने कैसे दिखा दिया। इसलिए आज के जमाने में अगर आप मुझसे पूछें सर आज के जमाने में बताइए डेफर्ड रेवेन्यू में कौन कवर होता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू में AS 26 सिर्फ और सिर्फ आपका डिस्काउंट ऑन शेयर्स, क्योंकि शेयर डिस्काउंट पे इशू होते नहीं है, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ही बचता है आपका बस, यानी क्रक्स लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर बस। इसके अलावा भले ही वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर हो, भले ही वो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर हो, भले ही वो साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा हो, AS 26 कहता है तुरंत प्रॉफिट एंड लॉस में डालो, सारा का सारा टोटल, कोई एसेट रिकॉग्नाइज नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हाँ बोलिए हाँ। उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अरे बोलो ना हाँ। यस सर। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, कुछ केसेस आपको उन्होंने दे रखे हैं, केसेस वेयर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर वो खर्चे का जो नेचर होता है वो नेचर तो रेवेन्यू का होता है, बट आप उसको कैपिटल ट्रीट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल जरा मुझे बताओ, रिपेयर, जो रिपेयर का बेटा आप खर्चा करते हो, रिपेयर का खर्चा किस नेचर का होता है सर? रिपेयर का खर्चा तो सर रेवेन्यू नेचर का होता है। मैंने कहा वेरी वेरी गुड, रिपेयर तो रेवेन्यू नेचर का होता है। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर हाँ, तो रिपेयर कहाँ जाएगा सर? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, टू रिपेयर खर्चा। ओ माय गॉड, लेकिन 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 सावधान रहें, सतर्क रहें। ये रिपेयर बेटा अगर बताओ, ये रिपेयर अगर मैं आपका कर रहा हूं किसी सेकंड हैंड मशीन के ऊपर, ओ अगर ये रिपेयर मैं कर रहा हूं किसी सेकंड हैंड मशीन के ऊपर ताकि वो रेडी टू यूज वर्किंग कंडीशन तक आ जाए, अब बताओ ये रिपेयर हो रही है एक ऐसे एसेट के ऊपर ताकि वो एसेट आपके रेडी टू यूज तक आ जाए, मतलब वो सेकंड हैंड मशीन आपके काम के लायक बन जाए। तो बताए उस केस में ये रिपेयर आपके लिए क्या हो जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ एसेट में ऐड हो जाएगा, मतलब कैपिटलाइज हो जाएगा। तो रिपेयर अगर आप कर रहे हैं किसी ऐसे एसेट के ऊपर जिसको आपको वर्किंग कंडीशन पे लेके आना है, तो उस केस में ये रिपेयर आपके लिए क्या बन जाएगा? उस केस में रिपेयर आपके लिए कैपिटलाइज हो जाएगा, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अरे बोलो ना हाँ। यस सर हाँ। वेजेस, आप वेजेस देते हैं, बताओ वेजेस, वेजेस क्या है सर? रेवेन्यू का खर्चा है, हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में हम दिखाते हैं टू वेजेस। वेरी वेरी गुड। लेकिन एक बात तो, अगर वेजेस किसी नई मशीन को इंस्टॉल करने के लिए आपने दिया, एक मशीन मुझे इंस्टॉल करनी थी और मशीन इंस्टॉल करने के लिए मैंने वेजेस पे करे, अब बताओ ये वेजेस सर कॉस्ट ऑफ एसेट में जुड़ जाएगा, फिर ये कैपिटलाइज हो जाएगा, बस यही लिखा है यहाँ पे। अगर आपने वेजेस दिया वर्कर को फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ फिक्स असेट, तो फिर तो ये कैपिटलाइज हो जाएगा। अरे वाह सर। प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, ये होते तो रेवेन्यू नेचर के हैं, बट अगर ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी तो कैपिटल ट्रीट किया जाता है और बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बट याद रखना यहां पर बेटा AS 26 का विवाद आएगा और AS 26 क्या बोलेगा? इसे सारा का सारा क्या मानेंगे? रेवेन्यू ही मानेंगे। AS 26 इसको कैपिटलाइज नहीं करने देगा आपको।
ब्रोकरेज, गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंस, ये सारे के सारे खर्चे रेवेन्यू होते हैं। लेकिन याद रखना यही खर्चे अगर आप एसेट एक्विजिशन, किसी एसेट को खरीदते समय पे करोगे, यही खर्चे अगर आप किसी एसेट को खरीदते समय पे करोगे तो एसेट की कॉस्ट में ये ऐड हो जाएंगे और ऐड होते ही क्या बन जाएंगे, कैपिटलाइज हो जाएंगे। वेरी गुड। रॉ मटेरियल एंड स्टोर, रॉ मटेरियल एंड, अरे ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल एंड स्टोर के खर्चे सारे के सारे क्या होते हैं आपके, रेवेन्यू नेचर के होते हैं। लेकिन याद रखना अगर यही रॉ मटेरियल आपने खरीदा, मान लो मैंने रॉ मटेरियल खरीदा किसके लिए, किसी कैपिटल फिक्स एसेट को बनाने के लिए, किसी एसेट को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए मैंने रॉ मटेरियल खरीदा। मान लीजिए आपने बालू सीमेंट मोरंग खरीदा, उससे बिल्डिंग खड़ी करी, तो बिल्डिंग इज अ कैपिटल नेचर का एसेट। कैपिटल नेचर के एसेट को बनाने के लिए मैंने रेवेन्यू का खर्चा किया जो कि उसी कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, कैपिटल नेचर का ही बन जाएगा। तो मैंने बालू सीमेंट मोरंग खरीदा, फिर मैंने बिल्डिंग खड़ी करी, तो ये बालू सीमेंट मोरंग सारा का सारा क्या बन जाएगा, ये सारा का सारा आपका कैपिटलाइज हो जाएगा। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ऑल एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइंस एंड प्लांटेशन वगैरह वगैरह, ये सारे के सारे क्या होता है, ऑल्दो डेवलपमेंट एक्सपेंस रेवेन्यू होता है, लेकिन अगर कोई प्लांट खड़ा करना है, कोई फैक्ट्री खड़ी करनी, उसका डेवलपमेंट, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बनानी, उसका डेवलपमेंट, कोई साइट बनानी है आपको, कोई प्लॉट बनाना, उसका डेवलपमेंट खर्चा, ये सारे के सारे इनिशियल लेवल के खर्चे या वन टाइम खर्चे या लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाले खर्चे क्या बन जाएंगे, सारे के सारे कैपिटलाइज हो जाएंगे। कोई दिक्कत यहां तक बताइए, कोई दिक्कत यहां तक, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, कोई दिक्कत? हाँ जी, नो सर नो सर नो सर, वेरी वेरी गुड। इसके बाद आ जाओ मेरे साथ, आईसीएआई के कुछ क्वेश्चंस हैं, निपटाते हैं फिर आगे चलते हैं। आईसीएआई क्या बोल रहा है, ओवरहॉल का एक्सपेंड किया आपने सेकंड हैंड मशीन में, रेवेन्यू है कि कैपिटल है? अरे भाई साहब, सेकंड हैंड मशीन में आपने मेजर रिपेयर किया तो ये कैपिटल नेचर का खर्चा होगा ना। हाँ सर हाँ। अब क्या बोला आईसीएआई को, मनी स्पेंड किया आपने वर्किंग एक्सपेंस को रिड्यूस करने के लिए, मनी स्पेंड टू रिड्यूस द वर्किंग एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको ट्रू फॉल बताना है, तो ये पहला वाला क्या है, रेवेन्यू बोले नहीं, फॉल्स है। दूसरा बताओ, दूसरा फॉल्स है, ठीक है। ऐसे ही लीगल फीस कैपिटल, यस ट्रू है। अमाउंट स्पेंड फॉर लॉयर फीस टू डिफेंड सूट क्लेमिंग द फर्म्स फैक्ट्री साइट बिलोंग टू द प्लेंटिफ, ना ना ना, ये तो लीगल फीस लड़ रहा है, वो केस लड़ रहा है भाई, केस लड़ने के लिए भाई रोज हियरिंग पे जाएगा, रोज फीस चार्ज करेगा, बात खत्म। तो रेवेन्यू नेचर का खर्चा है ये। लीगल फीस वो थोड़ी है कि मैंने कोई फिक्स असेट खरीदा, देखो फिक्स असेट खरीदने के लिए, फिक्स असेट आपने खरीदा, उसके लिए आपने लॉयर की फीस दी, तो ये लॉयर की फीस इस कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो ये कैपिटल बन जाएगा। भाई मेरे रोज डेली का केस लड़ने के लिए, रोज हियरिंग में जाने के लिए उसको मैंने फीस दिया, तो ये तो रेवेन्यू नेचर का है सर, वेरी गुड। रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट मशीन का पार्ट, एक जला हुआ पार्ट, मशीन का मेजर पार्ट हटाया, दूसरा पार्ट आया, तो कैपिटल नेचर का आंसर इज कैपिटल नेचर का खर्चा है। एक्सपेंस इनकर्ड फॉर रिपेयर ऑफ व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉश आपका जो होता है ये डेफर्ड रेवेन्यू होता है जनरली, आप इसको रेवेन्यू में दिखा सकते हो। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद ऑब्टेनिंग लाइसेंस फॉर रनिंग द सिनेमा, कैपिटल, द आंसर इज यस। लाइसेंस लिया आपने, एक हर साल थोड़ी लोगे, एक बार लाइसेंस लिया 10 साल तक रिन्यू नहीं कराना, 10 साल के लिए होगी आपका, तो अदर देन रेवेन्यू है, द आंसर इज यस, अदर देन रेवेन्यू है, कैपिटल है। अमाउंट खर्चा कि आपने कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हर्ट्स विच आर नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ सिनेमा हाउस, अगर आपको सिनेमा हॉल बनाना है, बड़े ये होता है ना, आपको मान लो मेट्रो बनानी है, अब मेट्रो के ब्रिज बनाने हैं आपको, ब्रिज, तो कुछ दिनों तक ये लोग यहाँ पे रहेंगे, इनके लिए आपने हर्ट्स बनाएंगे, तो जैसे मेट्रो का प्रोजेक्ट मान लो 5 साल 6 साल बाद खत्म होगा, तो ये घर भी आपको तोड़ने पड़ेंगे जो टीन शेड के आपने बना रखे थे, आंसर इज यस। एक बात बताओ, ये क्यों खर्च किया आपने, ये क्यों बनाए, ताकि एक कैपिटल नेचर का एसेट तैयार हो जाए, मेट्रो का ब्रिज तैयार हो जाए। मेट्रो के ब्रिज को बनाने के लिए आपने कुछ छोटे छोटे खर्चे करे, 5 साल तक आपने हर्ट्स बनाए, तो ये भी क्या बन गए, ये भी देखो मेट्रो का ब्रिज कैपिटल नेचर का खर्चा है, द आंसर इज यस। तो ये भी क्या बन जाएंगे, एसेट एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू कैपिटल एसेट, ये भी कैपिटल बन जाएंगे, द आंसर इज यस, ट्रू है। नेचर ऑफ बिजनेस इज नॉट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन, अरे ना ना गलत बोल रहा है, फॉल्स है भाई साहब। आपके बिजनेस का नेचर तो बहुत जरूरी है। देखो आप अगर बिल्डिंग खरीदते हो, मान लो मेरी दुकान है फर्नीचर की, मैं बिल्डिंग खरीदता हूँ, मेरे लिए कैपिटल नेचर का है, लेकिन डीएलएफ रियल एस्टेट का काम करता है, उसके लिए बिल्डिंग क्या हो जाएगी, उसको तो बिल्डिंग बेचना, बिल्डिंग खरीदना रोज का धंधा है। तो नेचर ऑफ बिजनेस बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए, तभी पता चल पाएगा कि आपके लिए कैपिटल नेचर है। जैसे कि मान लो आपने कार खरीदी, आपके लिए कार एसेट है, लेकिन मारुति या आनंद मोटर है, केटीएल, इसके लिए कार एसेट नहीं है, इसके लिए गुड्स है।
तो उसके लिए वो रेवेन्यू का आइटम है। आपके लिए कार कैपिटल हो सकती है, उसके लिए रेवेन्यू है। एलएनटी के लिए मशीन क्या है, रेवेन्यू है। आपके लिए मशीन क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी। तो बिजनेस का नेचर तो बहुत जरूरी है भाई साहब, कैसी बात कर रहे हो। तो फॉल्स है ये। एक्सपेंडिचर इनकट फॉर मेजर रिपेयर ऑलवेज कैपिटल। इसने रेवेन्यू बोला, गलत बोला, फॉल्स है। अमाउंट स्पेंड फॉर लॉयर फीस टू डिफेंड सूट क्लेमिंग द फर्म्स फैक्ट्री बिलोंग टू, ना फिर से रेवेन्यू है भाई, जमीन थोड़ी खरीद रहे हैं। अमाउंट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वार्नर, ये दोबारा प्रिंट हो गया बेटा, दोबारा प्रिंट हो गया वार्नर पार्ट, ये कैपिटल है। एक पार्ट हटाया, दूसरा पार्ट चलाया। लीगल फीस फॉर प्रॉपर्टी बिल्कुल कैपिटल है, लीगल फीस एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कैपिटल है। अमाउंट स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हट्स कैपिटल है। बस ट्रू फॉल्स यहाँ पे दे रखा है, ट्रू फॉल्स आप टिक मार लोगे अच्छे से और कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, स्टेट द रीजन, स्टेट विद रीजन फॉलोइंग आर कैपिटल रेवेन्यू। तो उसने कहा एक्सपेंस किया आपने फॉर कनेक्शन विद ऑपरेटिंग लाइसेंस, कैपिटल नेचर खड़ता है। लॉन्ग टर्म में कैपिटल आपको 10 साल मिलेगा, रेवेन्यू नेचर का नहीं है। 10 साल 20 साल तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको लाइसेंस मिलेगा ताकि आप धंधा कर पाओगे। 1000 आपने पे किया फॉर रिमूवल ऑफ इन्वेंटरी न्यू साइट, रेवेन्यू है। रिंग्स एंड पिस्टन्स ऑफ इंजन वर डैमेज, ओहो, फुल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कैपिटल है। मनी इज फॉर महानगर टेलीफोन, भाई रोज का नहीं, फॉर इंस्टॉलिंग टेलीफोन इन ऑफिस, इंस्टॉलेशन खर्चा है, कैपिटल नेचर का खर्चा है। तो यही आपको बताना है, सोल्यूशन आपको इंस्टीट्यूट ने दे रखा है। फैक्ट्री शेड आपने कंस्ट्रक्ट किए इस कॉस्ट पे, हैड बीन इनकर्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्परेरी हट्स, कैपिटल है, कैपिटल है, कैपिटल है। ब्रिज बनाने के लिए 4-5 साल के लिए लोग रहेंगे वहां पे, बाद उनको तोड़ के फेंक दे जाएगा, बट खर्चा क्यों हो रहा है, क्योंकि कैपिटल नेचर का खर्चा, एक कैपिटल नेचर का एसेट तैयार हो रहा है, उसके लिए ये खर्चा करना पड़ रहा है। तो ये खर्चा भी क्या बन जाएगा, कैपिटल नेचर का बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, Question number 2, Best Tech Solutions buys and sell computer as a part of business. It's purchased 20 computer for resale to its customer. भाई कंप्यूटर खरीदता हूँ बेचने के लिए, तो गुड्स है तो रेवेन्यू है। कॉस्ट ऑफ ईच कंप्यूटर 20,000 रुपए। इट ऑल्सो परचेज अ कंप्यूटर कॉस्टिंग 24,000 फॉर इट्स अकाउंट टेबल मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। एक कंप्यूटर मैंने खरीदा अपने बिजनेस में, अपने ऑफिस में यूज के लिए, तो मेरे लिए क्या बन गया, एसेट बन जाएगा। सजेस्ट द अबव ट्रीटमेंट क्वालिफाई एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भाई साहब देखो, जो इसने ऑर्डिनरी कोर्स में बिजनेस में रीसेल के लिए बेचा है भेज, तो रीसेल वाला तो इसके लिए गुड्स बन गया, जो कि इसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आएगा, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जाएगा, तो वो बन जाएगा रेवेन्यू का आइटम। तो जो 20 कंप्यूटर इसने खरीदे 20,000 रुपए के, तो वो तो रेवेन्यू का आइटम है बेटा, वो तो रेवेन्यू का आइटम है। लेकिन जो इसने एक खरीदा ओन यूज के लिए, तो ओन यूज वाला जो है वो कैपिटल नेचर का बन जाएगा, मेरे धंधे में यूज होगा, तो वो मेरे एसेट बन जाएगा। बोलो हाँ ना, हाँ एसेट बन जाएगा। एसेट में 24,000 का कंप्यूटर मेरा एसेट बन जाएगा, तो वो बैलेंस शीट में जाएगा, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा और ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। यही यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये रेवेन्यू बन गया और ये क्या बन गया, ये बैलेंस शीट में एसेट बन गया, ठीक है। बस आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, क्रक्स पता होना चाहिए, बहुत आसान है अकाउंट्स भाई साहब, इससे आसान कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट विद रीजन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ एबी लिमिटेड आर कैपिटल और रेवेन्यू रिसीट। मशीन विद बुक वैल्यू 10 लाख सोल्ड फॉर 12 लाख। मशीन बेची है बेटा आपने, कैपिटल रिसीट है आपके लिए। प्रीमियम अमाउंट रिसीव ऑन इशू ऑफ शेयर, कैपिटल रिसीट है भाई। शेयर बार बार शेयर, भाई शेयर कैपिटल इशू करो, ध्यान से मेरी बात समझना। आपने शेयर कैपिटल इशू करा, तो शेयर कैपिटल इशू करके क्या मिलता है, कैपिटल रिसीट मिलता है ना, है ना। शेयर कैपिटल इशू करके कैपिटल रिसीट मिलता है, तो प्रीमियम भी तो इसी के साथ आएगा, तो प्रीमियम भी तो कैपिटल रिसीट हो जाएगा। यस सर। 20,000 रुपये आपको रिसीव सेल ऑफ गुड्स, अरे यार रेवेन्यू रिसीट है, सेल ऑफ गुड्स है तो रेवेन्यू रिसीट है, बात खत्म। फिर उसने कहा 5 लाख रुपए रिसीव हुआ आपको मेच्योरिटी फिक्स एफडी, तो एफडी आपके लिए एसेट था, याद करो एफडी आपके लिए एसेट था ना, तो एसेट मेच्योर हुआ तो क्या मिला, एसेट मेच्योर हो तो क्या मिला, कैपिटल रिसीट होगा। ओ लेकिन उसका ब्याज क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा। ओ ये तो हर साल आएगा ना, ब्याज तो हर साल मिलेगा। यस सर, बस यही लिखा है यहाँ पे, इंटरेस्ट आपका रेवेन्यू रिसीट हो जाएगा, एफडी आपका कैपिटल रिसीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, गुड पिक्चर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट अ सिनेमा हाउस एंड इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च। सेकंड हैंड फर्नीचर आपने खरीदा 9,000 रुपए का, रिपेयर किया उसके ऊपर आपने 1,000 रुपए का, और फर्नीचर को इंस्टॉल किया आपने और 200, सारा का सारा कैपिटल, सारा का सारा कैपिटल, सारा का सारा कैपिटल, क्योंकि सेकंड हैंड फर्नीचर था, सेकंड हैंड फर्नीचर था, उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए ये सारे खर्चे करने जरूरी थे, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, कैपिटल। एक्सपेंस किया आपने इन कनेक्शन टू ऑब्टेनिंग लाइसेंस, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, दिमाग की बत्ती बंद करो। रिन्यूअल, अच्छा रिन्यूअल तो क्या बन जाएगा, रेवेन्यू बन जाएगा, ठीक है। फायर इंश्योरेंस रेवेन्यू बन जाएगा आपका।
हर साल दोगे, और टेम्पररी हर्ट्स आपके हमेशा हमेशा क्या होता है, कैपिटल होते हैं। चलो अब क्या है इसमें बताओ, अकाउंट्स मुश्किल है क्या? स्टेट विद रीजन हाउ यू क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम्स एंड एक्सपेंडिचर। बताओ ओवरहॉलिंग एक्सपेंस का 25,000 इंजन मोटर कार में, ताकि बेटर फ्यूल एफिशिएंसी आ सके, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके बेटा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। एफिशिएंसी कहाँ है, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है तो क्या बन जाता है खर्चा, कैपिटल। इनॉग्रेशन खर्चा क्या 25 लाख रुपए का आपने ओपनिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के बार बार करोगे, द आंसर इज नो, इनॉग्रेशन का खर्चा है। ठीक है, लेकिन याद रखना इनॉग्रेशन खर्चा किसका, एग्जिस्टिंग बिजनेस का। ठीक है, एग्जिस्टिंग बिजनेस का, तो भाई साहब रेवेन्यू नेचर का बन जाएगा। ठीक है, ओ इसके अलावा कंपनसेशन आपने 2.5 करोड़ रुपए पे किया, वॉलंटरी रिटायरमेंट तो एक ही बार पे करोगे, तो कैपिटल नेचर का बन जाएगा। वैसे नेचर तो कैपिटल का होना चाहिए, बट याद रखना वॉलंटरी रिटायरमेंट है, नेचर तो इसका कैपिटल होना चाहिए था, बट क्योंकि एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से आपको क्या मिलता था, क्या सर्विस मिलती थी इससे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको सर्विस मिलती थी। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपको एम्प्लॉय सर्विस में, अगर ये काम करता है इसको क्या पे करते हैं, सैलरी या वेजेस पे करते हैं। आपने कहा तो जा, आज के बाद तो जा, आप अपने घर बैठना आराम से, तो सैलरी वेजेस तो आप जिस दिन से जाएगा उसके बाद सैलरी वेजेस तो पैदा होगी नहीं। मान लो अगर ये 5 साल काम करता, अगर ये 5 साल काम करता तो 5 साल तक सैलरी वेजेस आता, हाँ सर आता। कहाँ दिखाते हैं सर, प्रॉफिट एंड लॉस में, रेवेन्यू में दिखाते हैं। अब आपने 5 साल का इकट्ठा वीआरएस पकड़ा दिया उसको और कहा चले जा, तो क्या नेचर बदल जाएगा? द आंसर इज नो, नेचर नहीं बदलेगा। खर्चा आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं तो नेचर तो बेटा वही रहेगा जो पहले था, तो रेवेन्यू का नेचर है, रेवेन्यू ही रहेगा। देखो यहाँ पे लिखा भी होगा सेंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन 6, क्लासिफाई 10,000 स्पेंड का ट्रैवलिंग एक्सपेंस डायरेक्टर का अब्रॉड, कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि कैपिटल एसेट खरीदने गए थे बेचारे। अमाउंट रिसीव क्या आपने, ट्रेड रिसीवेबल, रेवेन्यू रिसीट है, सेल ऑफ गुड्स। अमाउंट इसमें डिमोलिशन ऑफ बिल्डिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, याद करिएगा आपने एसेट को खरीदने बेचने तोड़ने के लिए जो खर्चा किया। इंश्योरेंस क्लेम आपका मिला, इंश्योरेंस क्लेम मिला क्योंकि आपकी क्या हुआ है, डैमेज ऑफ मशीनरी। मशीनरी क्या होती है, कैपिटल की आइटम होती है, एसेट है। कैपिटल आइटम की वजह से आपको क्लेम का पैसा मिला तो ये क्या बन जाएगा, कैपिटल रिसीट बन जाएगा। बात खत्म, बहुत आसान है। हाँ सर हाँ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है, इसे घर से करिएगा, और एमसीक्यू आपके होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 और एमसीक्यू आपके होमवर्क है, इनको आप होमवर्क में निपटाइएगा। बहुत आसान है, ऐसा कुछ है नहीं। देखो मेरा खाली टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा है नहीं, मैं यहाँ पे बोलूंगा वही चीज जो आपने पढ़ रखा है, जो आपने नोट्स में लिखा है, जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कह रहा है वही आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा कुछ भी नया आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ तक जुड़े रहने के लिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको लगता है इन लेक्चर से आपको कुछ भी हेल्प मिल रही है तो कॉमेंट करके बताइएगा। इसके बाद कौन सा चैप्टर करना चाहते हो वो कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए यूजफुल है, एग्जाम की तैयारी में आपकी मदद कर रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और पहली बार अगर चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।